नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकल सकें। और आज इस बात की बड़ी दुविधा थी कि 31 दिसंबर है, पार्टी मनाई जाए या पाठशाला लगाई जाए। तो हमने कहा साल का आखिरी दिन है, पाठशाला तो जरूर लगाई जाए ताकि साल को विदा भी करें और अगले साल इसी तरीके से क्लास लगाने का सिलसिला जारी रहेगा, आपको यह भी बता दें। आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। और सबसे पहले आपको यह बताऊं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या लाया हूं। उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूं। टाइम्स नाउ नव भारत जो है वो अब एसडी पर भी मौजूद है। और जब एसडी पर मौजूद होने की बात कह रहा हूं, 1 जनवरी से टाइम्स नाउ नव भारत एसडी पर लॉन्च होने जा रहा है। तो बहुत से लोग पूछते थे कि अब आपको हम पाठशाला कहां देख सकते हैं, तो वो जानकारी आपको दे दूं। डिश टीवी पर आप चैनल नंबर 666 पर देख सकते हैं टाइम्स नाउ नव भारत को। टाटा स्काई पर 529 पर देख सकते हैं। एयरटेल पर 323 पर देख सकते हैं। सन डायरेक्ट पर 584 पर। डेन केबल नेटवर्क है तो 304 नंबर चैनल पर। हैथवे आपके यहां है तो 199 पर। तो ये अब आपके लिए सहूलियत वाले दिन है कि अब आपको जहां भी जिस भी नेटवर्क पर देखना है, इसके अलावा भी कोई भी नेटवर्क होगा वहां टाइम्स नाउ नव भारत मौजूद होगा और आप न्यूज की पाठशाला देख पाएंगे। तो ये खुद भी याद रखिए और दूसरों को भी बता दीजिए कि अब पाठशाला जो है वो हर घर तक पहुंच रही है। अब बात आज पाठशाला में क्या है। 2022 में कोरोना से मुक्ति या कोरोना का नया चैप्टर, यह आज आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दुनिया को कोरोना मुक्त करने का फॉर्मूला, वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर सियासत पर आऊंगा। कन्नौज के इत्र में सियासी महक का चैप्टर खोलूंगा। पीयूष जैन के बाद पंपी जैन का नंबर कैसे आया, यह भी आपको बताऊंगा। और आखिर में अकबर के दरबार में तानसेन के चैलेंज का चैप्टर हिस्ट्री की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा था कि कोरोना 2020 में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सोचने में क्या जाता है, कोरोना तो गया नहीं। 2021 उससे भी बड़ा तूफान लेकर आ गया था। फिर 2021 में जब यह लगा कि सब ठीक हो रहा है तो फिर ओमाइक्रॉन आ गया। अब हम इस डर के साथ 2022 में एंट्री कर रहे हैं कि ओमाइक्रॉन क्या करेगा। बहुत सारे आपको व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आ रहे हैं आजकल कि भाई अगला साल जो है वो दही चीनी खाकर आना भाई, शुभ रहे। लोग क्योंकि डरे हुए हैं, क्या महामारी ओमाइक्रॉन के साथ ही बिल्कुल कम हो जाएगी, बढ़ेगी, सीजनल हो जाएगी, महामारी का नया चैप्टर खुल जाएगा। कई सवाल हैं, लेकिन उम्मीद हम फिर भी यही कर रहे हैं कि जो 2020 में नहीं हुआ, जो 2021 में नहीं हुआ, वो 2022 में हो जाए और कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए या सामान्य फ्लू बनकर रह जाए कि बस आया और चला गया। नई उम्मीदों के साथ शुरुआत भी हो गई। ये दुनिया के कई हिस्सों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम कहेंगे अभी तो हम इंतजार ही कर रहे हैं, हमने तो केक काटा नहीं, नए साल का जश्न मनाया नहीं। ये तस्वीरें जो हैं वो विदेशों की हैं, जहां पर हमारे घड़ी से आगे चलता है वक्त। तो नए साल का स्वागत कैसे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये सिडनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नया साल जो है वो भव्य तरीके से, खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। तो हमें लगा कि शुरुआत में आपको ये तस्वीर भी दिखानी चाहिए। भाई ठीक है, कोरोना है, लड़े हैं, लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, ओमाइक्रॉन से बचने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये सेलिब्रेशन थोड़ी भूल जाएंगे। एग्जाम में फेल होते थे क्लास में तो क्या था, फिर पढ़ाई करते थे, आगे निकलते थे। तो अभी तो फेल भी नहीं हुए हैं, अभी तो एग्जाम लिख ही रहे हैं। ये ऑकलैंड की तस्वीर है, न्यूजीलैंड की। बड़ी बड़ी इमारतें, पटाखे वहां चलने लगा है। अच्छा, वहां क्या है, AQI लेवल ठीक रहता है तो पटाखा फोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ पटाखा फोड़ने पे ज्यादा हंगामा होता है। भले पटाखा एक दिन फोड़िए और साल भर उसके बाद प्रदूषण रहे, लेकिन हमारे यहाँ पटाखा फोड़ने पर हंगामा होता है। अच्छा, हम जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि ओमाइक्रॉन को लेकर एक बड़ी थ्योरी ये है कि इसका संक्रमण भले ही तेज है, लेकिन ये डेल्टा जैसे कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को रिप्लेस कर रहा है। अब आप सोचिए कितनी अहम बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त हम ओमाइक्रॉन के खतरे को देख रहे हैं,
एक उम्मीद की किरण की बात है कि डेल्टा जिसने दूसरी लहर में तबाही मचाई थी उसको ओमाइक्रॉन रिप्लेस कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा बताऊंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जुलाई 2022 तक कोरोना खत्म हो सकता है। सही सुन रहे हैं आप, जुलाई 2022 तक कोरोना खत्म हो सकता है, लेकिन इसमें शर्तें लागू हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि जुलाई 2022 कोरोना खत्म, ये जब लिख रहा हूं तो इसके साथ यहां पर ये स्टार मार्क नहीं लगा रहता है, शर्तें लागू। वो शर्तें लागू हैं। और वो शर्तें क्या हैं वो अब आपको बताता हूं। WHO ने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा कर लिया जाए तो इस साल न सिर्फ कोरोना खत्म हो सकता है बल्कि लोग मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए नए साल में कितनी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए WHO ने वैक्सीन वितरण की असमानता को खत्म करने की अपील की है। WHO ने कहा है कि अगर सभी देशों में 70% आबादी वैक्सीनेट हो जाती है तो कोरोना खत्म हो सकता है। अब आप कहेंगे 70% का टारगेट है, हम कहां खड़े हैं आज की तारीख में? अब आपको यह बताता हूं। ये जो शर्तें लागू थी इसमें 70% वैक्सीनेशन की बात, 70%। तो भारत में वैक्सीनेशन की हालत अभी क्या है? भारत में वैक्सीनेशन इसकी हालत क्या है जरा देख लीजिए। क्या हम 70% पर हैं? 145 करोड़ लोगों को 145 करोड़ डोज लग चुकी है। 145 करोड़ लोगों को नहीं, लेकिन 145 करोड़ डोज वैक्सीन की लग चुकी है। अब 18+ वाली जो आबादी है, जो 18 साल से ऊपर है, इनमें कहा जा रहा है कि 94% ऐसे हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है, यानी एक डोज वैक्सीन की इनके अंदर जा चुकी है। कोरोना से लड़ने की कुछ क्षमता तो तैयार हो चुकी है। अब इसी में कहा जा रहा है कि 67% ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज भी लग गई। 67%, यानी 70% का जो आंकड़ा था उसके बहुत हद तक हम करीब पहुंच चुके हैं। तो दुनिया में कोरोना खत्म हो ना हो, लेकिन भारत जो है न सिर्फ मजबूती से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकता है बल्कि कोरोना यहां खत्म भी हो सकता है। दुनिया में वैक्सीनेशन, दुनिया की अगर बात कीजिएगा कि भाई दुनिया में क्या हाल है, हम तो सुरक्षित हो गए, दुनिया का क्या है? 59% आबादी जो है, 59% इनको फर्स्ट डोज लग चुकी है दुनिया में, और 49% आबादी ऐसी है जिसको सेकेंड डोज भी लग चुकी है। यह दुनिया का बता रहा हूं। तो अभी हम 70% से 20% कम है, और इसीलिए जुलाई तक की बात की जा रही है ना, तब तक तो लगेगा ही। लेकिन 90 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां 40% से कम वैक्सीनेशन है। अब इसी इंपैरिटी को खत्म करने की बात WHO कर रहा है कि समानता लाइए। अब कहीं 49% है, कहीं 59% है, कहीं 67% है। यह नहीं होना चाहिए, सबको 70% पे ले आइए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत में ओमाइक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है आपको यह भी समझना चाहिए। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पिछले हफ्ते जो सैंपल भेजे गए थे उनमें 38% सैंपल में ओमाइक्रॉन वेरिएंट था और 31% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला। दुनिया में भी यही हो रहा है। जैसे साउथ अफ्रीका में नए केस में 96% ओमाइक्रॉन के केस हैं। यह दुनिया में हो रहा है। यूके में 59% जो हैं वो ओमाइक्रॉन के केस हैं, और यूएस में 41% केस जो अब आप सामने आ रहे हैं वो ओमाइक्रॉन के निकल रहे हैं। तो यानी जो डेल्टा वेरिएंट था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह ओमाइक्रॉन ले रहा है।
लेकिन आप फिर पूछेंगे कि अभी तक तो बताया नहीं कि ओमाइक्रॉन जगह ले ले रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अभी थोड़ा सब्र रखिए, अभी बताऊंगा। अच्छी खबर है तो थोड़ा सा तो सस्पेंस बना रहना चाहिए। बड़ी थ्योरी क्या कह रही है? बड़ी थ्योरी ये कह रही है कि ओमाइक्रॉन, इसमें गंभीर संक्रमण नहीं हो रहा। फिर यह हो सकता है कि ओमाइक्रॉन से महामारी या तो कम हो जाए, या खत्म हो जाए, या फिर सीजनल बन जाए। क्योंकि डेल्टा में बड़ा खतरनाक मामला था, लेकिन डेल्टा जितना फैला सकता था फैला चुका। अब ओमाइक्रॉन आया, उसने डेल्टा वाले भाई से कहा, भाई अब तुम थक गए होगे, इतना तुम फैल चुके, अब थोड़ा कम फैलो, तुम जाओ, मैं देखता हूं, तुम रेस्ट करो। तो डेल्टा चला गया खतरनाक वाला, ओमाइक्रॉन नया आया, लेकिन यह खतरनाक कम है, इसमें जान कम जा रही है, एसिम्प्टोमेटिक केस है, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत कम आ रही है। तो अगर यह डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि खतरा कम हो रहा है। ओमाइक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को मिला था। इसके बाद अफ्रीका और यूरोप में कोरोना के मामलों की सुनामी आई, दुनिया में जगह जगह पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन जब कई देशों में कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं, तब दक्षिण अफ्रीका में पाबंदी हट रही है। क्यों भाई? दक्षिण अफ्रीका में माना जा चुका है कि वहां कोरोना की नई लहर का पीक निकल गया, वहां नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया। वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ओमाइक्रॉन की वजह से आई चौथी लहर अब निकल चुकी। वहां एक हफ्ते पहले 1,27,000 नए केस आ रहे थे, अब घटकर 89,000 तक पहुंच गए। मतलब बड़ी तेजी से आया, एकदम तेजी से फैला और फिर तेजी से घटने लगा। इसीलिए ओमाइक्रॉन थोड़ा ठीक है डेल्टा के मुकाबले, है तो कोई कोरोना ही खतरनाक तो मानेंगे ही, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले चूंकि कमजोर है, तो इसलिए उम्मीद की किरण जगती है कि अगर यह डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है तो मतलब खतरा कम हो रहा है। मतलब जैसे क्लास में नहीं होता है कि मैथ्स वाले टीचर जो है वो उंगली में ऐसे पेन लगा के तर्क से मार देते थे, तो सब थर थर कांपते थे। फिर साइंस वाले आए, पढ़ाते वो भी थे, लेकिन मारा पीटी नहीं करते। तो डर साइंस वाले टीचर से भी लगेगा, लेकिन मैथ्स वाले टीचर से मार खाने का डर रहता था, चोट लगेगी। तो डेल्टा मैथ्स वाला टीचर था और ओमाइक्रॉन साइंस वाला टीचर। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही ना, लापरवाही कीजिएगा तो फिर फेल आप होइएगा। तो थोड़ा अपना प्रिकॉशन लीजिएगा तो साइंस वाले टीचर, ओमाइक्रॉन भैया जो है वो काम आ जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीनेशन रेट बढ़ने और अस्पतालों में मरीज घटने की वजह से पाबंदियां हटाई जा रही हैं। अब कोरोना जैसी महामारी 1918 में आई थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1918 ये वो साल था जब कोरोना जैसी एक महामारी आई थी और इसका नाम था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू। इसमें कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों की उस जमाने में मौत हुई। भारत में अगर आप देखिएगा तो कहा जाता है कि उस जमाने में 1.5 से 2 करोड़ मौत हुई थी स्पेनिश फ्लू से। फरवरी 1918 में यह महामारी शुरू हुई थी। फरवरी 1918 में शुरू हुई और अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में ये महामारी जो है वो तेजी से खत्म होने लगी और अप्रैल 1920 में काफी हद तक खत्म हुई। अब हम कोरोना की बात करते हैं, स्पेनिश फ्लू की नहीं, कोरोना की। इसमें अब तक 54 लाख लोग मारे जा चुके हैं दुनिया भर। और संक्रमण कितना हुआ है? संक्रमण जो है वो 28 करोड़ लोगों में कोरोना हो चुका है।
ये डेटा है अभी तक का। तो अब आप कहेंगे कि ये नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कैसे कह रहे हैं? इसमें एक बात, एक थ्योरी और भी है। कहा यह जा रहा है कि ओमाइक्रॉन चूंकि कम खतरनाक है, खतरा कम हो गया, आपको हॉस्पिटल शायद न जाना पड़े, मरने वालों की संख्या ना बढ़े, और चूंकि कोरोना तो हो ही रहा है और ये डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है, तो जब ओमाइक्रॉन होगा तो आपके अंदर एंटीबॉडी बनाएगा। और एक चर्चा यह है कि ये एंटीबॉडी ज्यादा बना रहा है, तो कम खतरे में आपको ज्यादा एंटीबॉडी मिल रही है। मतलब एक चर्चा यह भी हो रही है कि एक तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है आपका, वो वैक्सीन आपको लग रही है जो अभी वैज्ञानिक बना ही नहीं पाए, पर यह अभी चर्चा में है। और इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप खुशी खुशी जाकर ओमाइक्रॉन से बोलेंगे भाई मेरे को हो जाओ, मुझे एंटीबॉडी बनवानी, क्योंकि ओमाइक्रॉन अभी धीरे धीरे कैसे रिएक्ट करेगा ये नहीं पता। ये अभी तक की चर्चाओं का दौर है। इसलिए नए साल में नई उम्मीद के साथ प्रवेश कीजिए कि हम भैया मास्क तो पहनेंगे, उस दिन पार्टी नहीं करेंगे, हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हाथ जो है वो सैनिटाइज करेंगे, धोएंगे, और ओमाइक्रॉन हो भी गया तो घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं करेंगे, उम्मीद ये रखेंगे कि हमको धीरे से छूकर चला जाएगा, ये स्थिति रखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ नए साल में प्रवेश करते हैं, लेकिन ओमाइक्रॉन का खतरा तो फिर भी कम हो सकता है। इनकम टैक्स का खतरा चुनाव में कैसा होता है, ये इत्र वालों से पूछिए। तो पाठशाला में थोड़ा पॉलिटिक्स की क्लास में चलते हैं। पाठशाला में अब पॉलिटिक्स की क्लास, और इसमें यूपी की रेड पॉलिटिक्स, इसका जरा नया चैप्टर खुल गया है। पीयूष जैन का नाम सबने सुना, कितनों ने तो ये अरमान जगाए कि हे भगवान अगले जन्म पीयूष जैन ही बना देना, उतना पैसा दे देना, लेकिन छापा मत पड़ना। लेकिन अब पीयूष जैन के बाद पंपी जैन का नंबर आ गया। ये भाई साहब जो हाथ में समाजवादी पार्टी का इत्र लिए हुए हैं, ये भाई साहब पंपी जैन, इनका नाम पुष्पराज जैन है, उर्फ पंपी जैन कहलाते हैं, और ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। कन्नौज के ये वही इत्र कारोबारी हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के लिए समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पंपी जैन के कई ठिकानों पर सुबह से आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं। इनमें कन्नौज, कानपुर, हाथरस, सूरत, मुंबई के ठिकाने भी शामिल हैं। पंपी जैन का इत्र का बड़ा कारोबार है, कोल्ड स्टोरेज भी है उनके, पेट्रोल पंप भी है उनका। पंपी जैन की फैक्ट्री, घर, ऑफिस सब जगह रेड पड़ गई है। पंपी जैन के अलावा 3 और इत्र कारोबारियों के घर पर भी आयकर के छापे पड़े हैं, और इन लोगों के देश भर में 40 से 50 ठिकानों को खंगाला गया है। पंपी जैन के जिन ठिकानों को खंगाला गया उनमें कानपुर में 6 जगह और कन्नौज में 13 जगह पर छापे पड़े। फिर हाथरस में पंपी जैन की कोठी और फैक्ट्री पर भी छापा पड़ गया। हाथरस में पंपी जैन की इत्र की फैक्ट्री है। कानपुर में एक्सप्रेस रोड पर बने पंपी जैन के ऑफिस पर भी रेड पड़ गई। मतलब कोई जगह बची नहीं। पंपी जैन ने 4 साल पहले ही कानपुर का यह ऑफिस बनवाया था जिस पर छापा पड़ा। मुंबई में पंपी जैन के 4 एसबीआई खातों को भी खंगाला गया है। इसके एक एचडीएफसी अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट को भी देखा गया है। पंपी जैन 18 कंपनियों में डायरेक्टर हैं और पार्टनर भी हैं। अभी हम विलेपाले के एंटरप्राइज लिमिटेड ऑफिस में है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, आयकर डिपार्टमेंट की रेड सुबह से चल रही है। इनफैक्ट 14 ऐसे लोकेशंस है पुष्पराज जैन से बिलोंग करती हुई लोकेशंस है जो पूरे मुंबई में स्थापित है। उसमें से 8 कमर्शियल लोकेशंस है, 6 रेसिडेंशियल लोकेशंस है जहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट की रेड्स चल रही है। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि पुष्पराज जैन एक की अलाई माने जाते हैं, की मेंबर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। वो एमएलसी भी है और लास्ट
महीने में ही उन्होंने बेसिकली समाजवादी पार्टी परफ्यूम, समाजवादी पार्टी अत्तर लॉन्च की थी। तो जो ये रेड्स हो रही है 50 डिफरेंट लोकेशंस पे ये रेड्स हो रही है। मुंबई में हो रही है, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इसको एक डायरेक्ट अटैक माना है अपने ऊपर और ये बोला है कि पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी कर रही है। अब उसके अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये बोल रही है कि खाली आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है। आईटी डिपार्टमेंट का अभी तक खुद का एक स्टेटमेंट इस पे नहीं आया है। ऐसा भी पता चलता है कि काफी बैंक अकाउंट्स जो बिलोंग करते हैं पुष्पराज जैन के, उनके बैंक अकाउंट्स भी काफी स्क्रीन किए जा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उनकी गाड़ियां भी प्रॉपर्ली स्क्रीन की जा रही है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। इस बड़ी छापेमारी में सिर्फ पंपी जैन पर ही फोकस नहीं था। आयकर विभाग ने 3 और कारोबारियों के ठिकाने खंगाले। अनूप जैन, मलिक मियां और मोहम्मद याकूब के भी इसमें नाम। ये तीनों भी इत्र के कारोबारी। इत्र बनाने में इतना पैसा है, ये तो कभी कुछ लोगों को अभी पता चल रहा है। कानपुर में इत्र कारोबारी अनूप मिश्रा के घर छापा पड़ा। कन्नौज में इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकाने पर छापा पड़ा। मोहम्मद याकूब के रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी हुई। मोहम्मद याकूब के भाई मोहसिन के लखनऊ में हजरतगंज के घर पर भी छापा पड़ा। पंपी जैन और पीयूष जैन के बीच अंतर क्या है और उनके ठिकानों पर पड़े छापों में अंतर क्या है, इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कौन पंपी कौन पीयूष? जैन दोनों में, लेकिन चैन दोनों को नहीं। पीयूष जैन पर जीएसटी इंटेलिजेंस ने छापे मारे। पंपी जैन पर आयकर विभाग के छापे पड़े। पीयूष जैन पर कानपुर और कन्नौज में रेड पड़ी थी। पंपी जैन पर कन्नौज, हाथरस, सूरत, मुंबई सब जगह रेड पड़ गई। पीयूष जैन का पॉलिटिकल कनेक्शन क्लियर नहीं है अभी। पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, यह बहुत क्लियर है। पीयूष जैन के पास से 197 करोड़ रुपए कैश मिले थे। पंपी जैन के ठिकानों से कितना कैश मिला नहीं मिला यह अभी पता नहीं। पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पंपी जैन भी क्या जेल जाएंगी यह भी सवाल है। दोनों में समानता भी है। दोनों यानी पीयूष जैन और पंपी जैन दोनों में समानता क्या है? एक तरफ अपना पीयूष भाई है पीयूष जैन और दूसरी तरफ अपना पंपी भाई है पंपी जैन। दोनों में समानता क्या है? समानता देखिए, डिफरेंस तो आपको बता दिया। दोनों बिजनेसमैन, ये भी बिजनेसमैन, ये वाला भाई भी अपना बिजनेसमैन। दोनों के नाम में और सरनेम में समानता है। ये भी पीजे हैं पीयूष जैन और ये भी पीजे हैं पंपी जैन। दोनों कहां से हैं? दोनों कन्नौज से हैं। तो दोनों कन्नौज से आ गए, ये भी समानता है। फिर दोनों का एक ही मोहल्ला है। अरे ये तो गजब की बात हो गई भाई, मोहल्ला भी एक है। लेकिन अभी गजब की इंतहा बाकी है। दोनों के गली भी एक है। दोनों की घर की गली भी एक है। दोनों करोड़पति हैं। ये भी और ये वाले भी करोड़पति निकले। दोनों के घर में 100 से 150 मीटर का फर्क है। अच्छा, दोनों भाई के साथ मिलकर बिजनेस चलाते हैं। भाई के साथ बिजनेस कर रहे हैं दोनों, तो दोनों का भाई प्रेम भी है और दोनों का इत्र का काम भी है। और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है, एक चर्चा यह भी हो रही है, जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि दरअसल छापा पड़ना था पंपी जैन के यहां ही पहले, लेकिन जो 7 दिन पहले कानपुर में रेड पड़ी, उस रेड का असली टारगेट पंपी जैन ही थे। लेकिन इतनी जो समानता थी उसके चक्कर में पीयूष जैन के ठिकाने पर छापे पड़ गए, यह समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। हालांकि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा डालने वाली एजेंसी जीएसटी इंटेलिजेंस की अहमदाबाद यूनिट ने यह साफ कर दिया कि पीयूष जैन के यहां पर गलती से रेड नहीं डाली गई।
उसने जीएसटी की चोरी की थी। इसके सबूत हैं, पीयूष जैन ने इसे कबूला भी था और इसके तार जो फर्जी इनवॉइस पकड़ा गया था वो गुजरात में पकड़ा गया और वहां से ढूंढते ढूंढते उसका कनेक्शन पीयूष जैन पे पहुंचे थे। तो ये जो कहानी चल रही कि पीयूष जैन के घर रातों रात पहुंचे क्योंकि सोचा रही है तो पंपी जैन का घर है, वैसा दिखता नहीं है अभी तक जो फैक्ट है उसके हिसाब से। लेकिन आज जब पंपी जैन के ठिकानों पर छापे पड़े तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे चुप रहते, उन्होंने रायबरेली से पलटवार किया। दोनों को एक बार सुन लीजिए फिर आगे की बात। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। तो दोनों नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ इत्र वाले का मित्र वाला कनेक्शन बता रहे हैं। पुष्पराज जैन और पंपी जैन के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। कौन है भाई ये पंपी जैन? क्योंकि इससे पहले पंपी जैन के बारे में किसी ने ज्यादा सुना नहीं था। ये 2016 से इटावा फर्रुखाबाद इलाके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इनका इत्र, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, रियल एस्टेट का कारोबार है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनकी 47 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मतलब पंपी जैन साहब ने अपने कारोबार से पूरा पैसा पंप कर रखा है। इनका कन्नौज के छिपट्टी इलाके और मुंबई के विले पार्ले में घर भी है। पुष्पराज जैन प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स कंपनी का पार्टनर। प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? मुंबई में। पुष्पराज जैन इसके अलावा 12 कंपनियों में डायरेक्टर है, बहुत बिजी आदमी। 5 कंपनियों में पार्टनर है। पुष्पराज जैन के पिता सवाई लाल जैन मुंबई के रहने वाले थे, लेकिन बाद में पुष्पराज जैन के पिता मुंबई से अपनी ससुराल कन्नौज में आकर बसे। कन्नौज में ही 1950 में सवाई लाल जैन ने इत्र का बिजनेस शुरू किया था। पुष्पराज जैन के 4 भाई हैं और सभी इत्र का कारोबार करते हैं, जिनमें पुष्पराज जैन और अतुल जैन कानपुर और कन्नौज में इत्र का बिजनेस देखते हैं। इनके दूसरे भाई प्रभात और पंकज जैन मुंबई में रहते हैं, वहां बिजनेस देखते हैं। कानपुर के इत्र कारोबार के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जैसे पीयूष जैन, पंपी जैन, फलाना जैन सबके बारे में जानकारी मिलने लगी तो लोगों को यह भी पता लगने लगा कि अरे कानपुर में इतना इत्र बनता है भाई, ये तो पता ही नहीं था। तो कानपुर का इत्र कारोबार कैसा है? यूपी में इत्र कारोबार, तो ये आपको बताता हूं कन्नौज के बारे में। जो इनका कन्नौज कनेक्शन है, दोनों कन्नौज से पकड़े गए ना भाई। तो यहां वो वाला सिस्टम नहीं है कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। यहां क्या चल रहा है? रेड चल रही है। तो वो रेड कैसे पहुंची यहां तक? इस देश की परफ्यूम कैपिटल, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि कानपुर को, जिसका कन्नौज को, इसको जो है परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है। परफ्यूम कैपिटल, इतना परफ्यूम यहां बनता है, देश का परफ्यूम कैपिटल। और यहां 400 साल से इत्र का कारोबार चल रहा है। अब बताइए, ना पंपी जैन के घर छापा पड़ता, ना पीयूष जैन के यहां नोटों का अंबार मिलता, ना आपको पता चलता कि परफ्यूम कैपिटल कहां है। कन्नौज में इत्र बनाने के 350 से ज्यादा कारखाने,
कारखाने 350 प्लस। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो कहते होंगे कि अरे हाँ वहां तो ये मिलता है, लेते आना। अब कोई अगली बार जाएगा कन्नौज तो कहिएगा इत्र लेते आना। इत्र संभाल के रखिएगा, कन्नौज वाली इत्र से रेड भी पड़ती है। इस इत्र कारोबार में 4000 लोगों को रोजगार मिलता है। इतने लोग यहां काम करते हैं इत्र बनाने का, सीधा रोजगार। और कितने का कारोबार है? 3000 करोड़ का, मतलब बहुत पैसा। इतना पैसा है कन्नौज में, इत्र कैपिटल में। कन्नौज में परंपरागत तरीके से इत्र बनाते हैं, और जो देश का सबसे महंगा इत्र है वो भी कहां बनता है? कन्नौज के अंदर। यहां मिट्टी से भी इत्र बनाई जाती है। और जो सबसे महंगा इत्र है, यह भी आपको पता नहीं कि पता है कि नहीं है, सबसे महंगा इत्र जो यहां का बिकता है 50 लाख रुपए पर केजी बिकता है। कन्नौज का 30% इत्र विदेश भेजा जाता है, और मिडिल ईस्ट में खास तौर पर एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप देखिएगा यूएई, वहां भी जाता है यहां का, सऊदी अरब, ईरान, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन सब देशों में यहीं से इत्र बन के जाता है। ओमान, कतर, इन सब जगहों पर इत्र जो है वो कन्नौज वाला जाता है। अच्छा, यहीं खाली नहीं जाता है, स्पेन, फ्रांस, चीन में भी एक्सपोर्ट होता है। देश में एफएमसीजी कंपनियों में इत्र की खपत होती है। कानपुर से कन्नौज की करीबी की वजह से ज्यादातर इस्तेमाल पान मसाला में किया जाता है। तो ये भी इत्र का इस्तेमाल है। आप सब सोच रहे होंगे कि इत्र बनता है, इतना कौन इत्र लगाता होगा भाई? अरे पान मसाला जो खाते हैं, जो कहते हैं इसकी सुगंध जो है वो दूर तक जाए। नहीं, हीरो को नहीं देखते कि अरे वो ऐसे उसने फाड़ा तो दूसरा सूंघता हुआ चला आया। उसमें कन्नौज का इत्र पड़ा रहता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि कभी किसी दिन आईटी वाले भी सूंघते आ जाएंगे, और जीएसटी वाले भी। अब जनता को सूंघ कर पता लगाना है कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन सच में है या नहीं, या सिर्फ घुमाया जा रहा है। अब चलते हैं अगली क्लास, पाठशाला में टेक्नोलॉजी की क्लास। भारत से टकराव के बीच चीन ने बॉर्डर पर रोबोट आर्मी तैनात कर दी है। 1.5 साल से बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीन की हालत ऐसी खराब कर दी कि 13 दौर की बातचीत के बाद भी डिसएंगेजमेंट पर बात नहीं बन पाई, और डर की वजह से चीन ने अपने सैनिक कम नहीं किए। लेकिन अब यही चीन के लिए परेशानी बन गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन के सैनिक लद्दाख और तिब्बत की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वहां से तैनाती हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन को रोबोट आर्मी लगानी पड़ी। रोबोट की आर्मी, यह हो रहा है वहां बॉर्डर पर। चीन ने भारत सीमा के पास और तिब्बत में जो रोबोट्स और अनमैन्ड व्हीकल्स तैनात किए उनके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए। पीएलए ने तिब्बत में 88 शार्प क्लॉ व्हीकल्स तैनात किए। 38 शार्प क्लॉ व्हीकल्स लद्दाख में तैनात किए गए। ये गाड़ियां बर्फ में आसानी से चल सकती हैं। शार्प क्लॉ व्हीकल्स वायरलेस से ऑपरेट होते हैं, निगरानी और हथियार सप्लाई का काम करते हैं। शार्प क्लॉ व्हीकल्स में हथियार भी फिट हो सकते हैं। शार्प क्लॉ व्हीकल्स के साथ साथ चीन ने बॉर्डर पर हथियारों से लैस अनमैन्ड व्हीकल्स भी तैनात किए। तिब्बत में ऑटोमेटिक म्यूल 200 अनमैन्ड व्हीकल्स भी तैनात किए गए। 120 म्यूल 200 अनमैन्ड व्हीकल्स तिब्बत में तैनात किए गए। इनमें से लगभग आधी गाड़ियां भारतीय सीमा के पास तैनात हैं। ये गाड़ियां मुश्किल इलाकों में निगरानी करने में सक्षम हैं, 50 किलोमीटर तक हमला भी कर सकती हैं, एक बार में 200 किलो हथियार विस्फोटक ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। अच्छा, इनको वायरलेस से कंट्रोल किया जाता है, तो जो लोग वहां चीन के सैनिक खड़े नहीं हो पा रहे हैं ठंड के मारे, उनकी जगह इनको भेजा गया है, और दूर से बैठ के कहीं वायरलेस से चला लीजिए। रोबोट की तरह ये गाड़ियां लड़ाई भी लड़ सकती। चीन ने तिब्बत में ऑल टेरेन गाड़ियों को भी डिप्लॉय किया है।
ये गाड़ियां किसी भी मौसम में किसी भी हालात में ऑपरेट करने में सक्षम होती हैं। तिब्बत में 200 लिंक्स ऑल टेरेन व्हीकल्स की तैनाती हुई है। इनमें से 150 गाड़ियां लद्दाख के पास तैनात की गई। ये अनमैन्ड नहीं होती, इनको मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है। हवाई हमले के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। भारी हथियारों से लैस होते हैं ऑल टेरेन व्हीकल्स, मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं। इन लड़ाकू रोबोटिक अनमैन्ड गाड़ियों के अलावा पीएलए ने जवानों के ट्रांसपोर्ट के लिए VP-22 गाड़ियों को भी तैनात कर रखा है। तिब्बत में 77 VP-22 गाड़ियां तैनात हैं। इनमें से 47 भारत सीमा के नजदीक तैनात हैं। ये माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड है, मतलब धमाकों का इन गाड़ियों पर असर नहीं होता। एम्बुलेंस की तरह भी इनका प्रयोग हो सकता है। गाड़ी में एक बार में 15 जवान जो है वो बैठ सकते हैं। LAC पर चीन ने जवानों का डिप्लॉयमेंट तो कर दिया। तिब्बत में भी सैनिक तैनात हैं, लेकिन लद्दाख के -22 डिग्री और तिब्बत के -27 डिग्री तापमान को सहने की आदत चीन के सैनिकों को नहीं। चीन ने पिछले साल अपने सैनिकों की तैनाती में रोटेशन पॉलिसी लागू की, जिससे उसके सैनिक इस ठंड के आदी हो सके। लेकिन रोबोट अनमैन्ड व्हीकल्स की तैनाती से साफ है कि चीन के सैनिक यहां तैनाती से बच रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के जवान ऐसे माहौल में रहने में और लड़ने में अभ्यस्त हैं। भारत के साथ लगते बॉर्डर पर चीन ने कितने सैनिकों को तैनात किया है, यह भी आपको बताता हूं। लद्दाख में LAC पर 50 बटालियन तैनात है और हर बटालियन में 1000 से 1200 जवान होते हैं। पूर्वी लद्दाख में 30,000 जवानों की तैनाती है। 10,000 जवान पैंगोंग लेक पर तैनात हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 52,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। भारत की तैयारी कैसी है? इस साल 50,000 अतिरिक्त जवान वहां भेजे गए। कुल 2 लाख सैनिकों की तैनाती पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा वहां तैनात किए गए। और वो भारतीय जवान भी उसी ठंड को सह रहे हैं जो चीन के सैनिक नहीं सह पा रहे। वो भारतीय जवान उसी ठंड में टिके हुए हैं जिससे भाग रहे हैं चीन के सैनिक, और वहां ऐसे रोबोट्स लगा रहे हैं। सैनिकों की तैनाती के अलावा चीन बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रहा है। बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण, शिनजियांग को LAC से जोड़ने की तैयारी। ये सड़कें अक्साई चीन से गुजरती हैं। सेना तैनाती में आसानी होगी, सैनिकों के लिए कैंप बना रहेगा, इसलिए कर रहा है। चीन के जवाब में भारत की तैयारी भी है। लद्दाख में सड़कों का जाल बन रहा है। लद्दाख में 32 सड़कों का निर्माण चल रहा है। कुल 73 सड़कों का निर्माण वहां पर होना है। 12 सड़कें CPWD बना रही है। 61 सड़कों पर BRO काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच नई सड़क बन रही है। 28 दिसंबर को राजनाथ सिंह ने 24 पुलों का उद्घाटन किया। 5 पुल लद्दाख में हैं, जिनमें 2 पूर्वी लद्दाख में। तो चीन उधर जो परेशान होता है वो इसी वजह से होता है कि भारत ने जितना पूर्वोत्तर में काम बीते 6-7 साल में किया है उतना पहले नहीं किया, और चीन को यह बर्दाश्त नहीं होता, और चीन के सैनिकों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। तो करें क्या? भारत तो रुक नहीं रहा, भारत के सैनिक झुक नहीं रहे। तो वहां तुम रोबोट लगा दो, इधर इनको जो है किसी तरीके से अब क्या करें, रोकना तो पड़ेगा, तो भाई रोबोट लगा। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भी चीन की साजिशें जारी हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदल दिए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 8 रिहायशी इलाकों के नाम बदले, 4 पहाड़ और 2 नदियों के नाम बदले, एक पहाड़ी दर्रे का नाम भी चीन ने बदल दिया। चीनी भाषा और रोमन वर्णमाला में नए नामों की घोषणा की गई है। चीन की इस हरकत का भारत ने कड़ा विरोध किया, मतलब अपनी तरफ बदल लिया कि हम ये मानेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने इस तरह की रिपोर्ट देखी है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने का प्रयास किया है। चीन ने अप्रैल 2017 में भी इस तरह के नाम बदलने की कोशिश की थी। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है, था, है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम गढ़ने से यह तथ्य नहीं बदल जाएगा। अपने मन से आप रख लीजिएगा, कल को आप पड़ोस वाले बच्चे का नाम अपने हिसाब से रख लीजिए, बच्चा आपका नहीं ना हो जाएगा, जिसका है उसी का रहेगा। अगर चीन अपनी हरकतों से भारत को उकसा रहा है तो पाकिस्तान को भारत के राफेल का डर सता रहा है। इसी कारण से पाकिस्तान ने चीन के J-10C लड़ाकू विमान खरीदे। पाकिस्तान ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट्स खरीदे। नवंबर 2021 में फाइटर जेट की डील पक्की हुई थी। 25 J-10C की डील
$1.4 बिलियन में हुई। 23 मार्च 2022 को 25 विमानों की स्क्वाड्रन पाकिस्तान आएगी। ये विमान 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। राफेल से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीन से ये लड़ाकू विमान खरीदे। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद चीनी लड़ाकू विमानों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही सांसद अफनान उल्लाह खान ने चीन के जेट-10C जेट्स को राफेल के मुकाबले कमजोर बताकर पाकिस्तान की जगहसाई करवा दी। अफनान उल्लाह खान ने लिखा कि देश के पास पहले ही इसी तरह का फाइटर जेट मौजूद था। चीन के विमान उतने अच्छे हैं भी नहीं जितना कि भारत का राफेल है। नए विमान खरीदने से अच्छा होता है कि इस पैसे को JF-17 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और लंबे समय तक हवा में रहने में सक्षम ड्रोन विमान को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में लड़ाकू विमानों की खरीद का विरोध भी हो रहा है। पाकिस्तान में जारी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल कर्ज पहली बार 50 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए के पार चला गया। इसमें से लगभग 21 लाख करोड़ का कर्ज तो इमरान खान की सरकार ने लिया है। पाकिस्तान के हर नागरिक पर आज की तारीख में 2,35,000 रुपए का कर्ज है, क्योंकि सरकार ने इतना कर्जा उठा रखा है। देश चलाने के पैसे नहीं है, उड़ाने के पैसे हैं। क्यों? क्योंकि भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। चीन परेशान है जिस तरीके से भारत अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है पूर्वोत्तर में। पाकिस्तान परेशान है जिस तरीके से राफेल आ रहा है। और दोनों की परेशानी की साझा वजह यह भी है कि भारत के सैनिक झुकने को तैयार नहीं, किसी कंडीशन में रख लीजिए। ये हैं हमारे सैनिक, ठंड हो गर्मी हो पीछे नहीं भागते, रोबोट नहीं मांगते। तो नए साल में जब इंटर कीजिए तो उन सैनिकों को भी सलाम कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले। आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार? चुनावी राज्यों का ओपिनियन पोल, वोटर के मन में क्या है, वोट मीटर सर्वे हर हफ्ते शनिवार शाम 6 बजे से सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। और पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास का छोटा सा रिवीजन। अकबर के दरबार में 9 खास मंत्री और सलाहकार थे। इनमें बीरबल का नाम सबसे मशहूर था, सबने सुन रखा है अकबर बीरबल के किस्से। अबुल फजल और फैजी भी नवरत्न थे। राजा मानसिंह और राजा टोडरमल के बारे में भी आपको बताया। आज आपको संगीत सम्राट तानसेन के बारे में बताएंगे। अकबर के नवरत्नों में बड़ा नाम तानसेन का आता है। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। वो अपने समय के महान संगीतकार और गायक थे। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु था। बचपन में रामतनु पक्षियों जानवरों की आवाज की नकल किया करते थे और इसी दौरान वृंदावन के प्रसिद्ध संत स्वामी हरिदास की नजर रामतनु पर पड़ी। स्वामी हरिदास से तानसेन ने 10 साल तक संगीत की शिक्षा ली। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ध्रुपद गायकी के जनक माने जाते थे। स्वामी हरिदास से संगीत शिक्षा के बाद तानसेन रीवा नरेश के दरबार में चले गए। रीवा नरेश के दरबार में अकबर ने पहली बार तानसेन को सुना। तानसेन की गायकी से प्रभावित अकबर उन्हें अपने साथ ले आए। रीवा नरेश के दरबार से तानसेन की प्रसिद्धि अलग अलग राज्यों में फैलने लगी। उसके बाद अकबर ने तानसेन को मुगल दरबार में नियुक्त कर लिया। अकबर पर जैसे जैसे तानसेन का प्रभाव बढ़ा, दरबार में उनके दुश्मन भी पैदा होने लगे। होता ही है भाई, सब चाहते हैं कि राजा उन्हें ही पसंद करे। 9 रत्न हैं, उसमें से अब अगर आप तानसेन को ज्यादा पसंद कीजिएगा तो दूसरों को अखरने लगता है। तो वो चीज वहां तानसेन के साथ भी होने लगी। तानसेन के खिलाफ अकबर के दरबारी साजिश रचने लगे। ऐसा ही एक किस्सा तानसेन और दीपक राग से जुड़ा हुआ है। तानसेन से चिढ़ने वालों ने एक योजना बनाई। दरबारियों ने अकबर को दीपक राग के बारे में बताया। अकबर से कहा कि वो तानसेन से दीपक राग गाने के लिए कहे।
अकबर से कहा गया कि तानसेन से अच्छा राग दीपक कोई नहीं गाता। तानसेन जो है वो राग दीपक गाने का नतीजा जानते थे, तो तानसेन ने राग दीपक गाने से मना कर दिया। अकबर भी राग दीपक सुनने की जिद पर अड़ गए। तानसेन ये समझ रहे थे कि उनसे जलने वालों ने ये चाल चली। अकबर को यह नहीं पता था कि राग दीपक गाने का नतीजा क्या हो सकता है, इसलिए वो जिद पर अड़े हुए थे। अकबर की जिद के कारण मुगल दरबार में तानसेन को राग दीपक गाना पड़ा। राजा के सामने थोड़ी चलेगा, लोगों ने बोल दिया, राजा जी को मन कर गया, अब गाना है तो गाना है। अकबर ने दरबार में ढेर सारे दीपक मंगाकर रख लिए। वो संगीत के जरिए इन दीपकों को जलते हुए देखना चाहते थे। तानसेन ने मुगल दरबार में राग दीपक गाना शुरू कर दिया। राग दीपक के कारण तानसेन का शरीर तपने लगा। दरबार में मौजूद लोग भी तपन से परेशान होने लगे। कहा जाता है कि तानसेन के शरीर से चिंगारी निकलने लगी थी। जलन से परेशान तानसेन भागकर अपने घर गए। उनकी बेटी ने मल्हार राग गाया, तब जाकर उनका शरीर जलना बंद हुआ। इस घटना के बाद अकबर काफी शर्मिंदा हुआ। उसने तानसेन से माफी भी मांगी कि उसकी जिद के कारण तानसेन को इतनी जलन सहनी पड़ी ना भाई। इसके बाद अकबर ने तानसेन को मियां की उपाधि दी। तो इसीलिए जब आप सुनते होंगे तो मियां तानसेन उनको बुलाया जाता है। तानसेन के अलावा अकबर के दौर में एक और संगीतकार और गायक थे जो बहुत मशहूर हुआ करते थे। इनका नाम था बैजनाथ, जो बैजू बावरा के नाम से मशहूर है। बैजू बावरा ने भी संगीत की शिक्षा वृंदावन के स्वामी हरिदास से ली थी। इन दोनों के बीच अकबर के दरबार में संगीत का मुकाबला हुआ था। संगीत के मुकाबले में पहले तानसेन ने गाना शुरू किया। तानसेन के गायन से दरबार में ढेर सारे हिरण आ गए। तानसेन ने बैजू बावरा को अपने गायन हिरण बुलाने को कहा। बैजू बावरा ने राग ने भी मृग रंजनी राग तोड़ी गाया और इस राग के दौरान फिर से हिरण वापस आ गए। तानसेन और बैजू बावरा लगातार अलग अलग राग गा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और बैजू बावरा ने अपने सुरों से पत्थर को पिघला दिया था, यह भी कहा जाता है। तानसेन ऐसा करने में सफल नहीं हुआ। अबुल फजल के मुताबिक इस प्रतियोगिता के विजेता बैजू बावरा थे। इस प्रतियोगिता के बारे में हारने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन बैजू बावरा ने तानसेन को माफ कर दिया और वापस ग्वालियर लौट गए। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटिए तो ऐसी कहानियां मिलती हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूज की पाठशाला वो शो है जो न्यूज का फैमिली शो है। लेकिन इतिहास के पन्नों का जिक्र कर रहे हैं तो साल 2021 भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। जो गलतियां की उसको भूलिए, आइए नई शुरुआत करते हैं। बतौर देश आगे बढ़ते हैं, बतौर देश चुनौतियों से लड़ते हैं और बतौर देश नया चैप्टर शुरू करते हैं। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। आप सभी को नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं।